Deeply appreciate your contribution. Sri Suresh Pachauri intervening in the debate. Yes. सम्मानित अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सम्मानित मधुसूदन मिस्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं आपकी अनुमति से उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दरअसल वह दस्तावेज होता है जो सरकार की उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करता है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि यह अभिभाषण बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है, जो यह संदेश देता है कि यह सरकार आम आदमियों की भलाई को मद्देनज़र रखते हुए सेवा के संकल्प के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। मान्यवर, मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है और यह सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है कि यह जो कहती है वह करके दिखाती है, अर्थात इसकी कथनी और करनी में भी कोई फर्क नहीं। इसलिए जब मैं ये कह रहा हूं कि देश के शोषित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार काम कर रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि इस वर्ग के लोगों में इस सरकार के मई 2004 से सत्ता में आने के बाद एक नया विश्वास जागा है। और जो हमारी देश की महान सांस्कृतिक विरासत है, दरअसल यह सरकार उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रही है। मान्यवर, जहाँ तक इस देश की अधोसंरचना का प्रश्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न है, इस दिशा में यह सरकार वरीयता के आधार पर काम कर रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने सहयोगी सदस्यों की कथनी का जिक्र किया, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम तो उस बात पर यकीन रखते हैं, जैसे कि यह कहा गया था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो हमारे यदि कोई सम्मानित सहयोगी सदस्य हमारे कुछ यदि खामियां भी बताते हैं, तो हम यह मान के चलते हैं कि दरअसल वो हमारी कार्य पद्धति में इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से वह खामी गिना रहे हैं और हमें उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 वर्षों से जब से यह सरकार सत्ता में आई है, आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए इस देश की जो सरकार है उसको एक अच्छी सरकार के द्वारा एक अच्छी गवर्नेंस देने के दृष्टि से इस देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से काफ़ी कारगर कदम उठाए गए। साथ ही निर्धनों, गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कई कदम उठाए गए हैं। मैं उसमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूँगा, उसका विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक इस देश के नौजवानों की प्रमुख बेरोजगारी समस्या का प्रश्न है, उसको प्राथमिकता और वरीयता के आधार पर इस सरकार ने लिया और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया गया। इसके साथ ही इस देश के आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने की दृष्टि से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लागू किया गया। शिक्षा अच्छी देने की दृष्टि से एक सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ICDS का भी कार्यक्रम इस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। अंत्योदय योजना भी इस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। जहां तक भारत निर्माण कार्यक्रम का प्रश्न है, मान्यवर, इसके अंतर्गत यह ध्येय रखा गया है सरकार के द्वारा कि 100% जो है रोड की कनेक्टिविटी होना चाहिए। यह भी लक्ष्य रखा गया कि 100% पीने का पानी आम लोगों को मुहैया कराया जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से की जाना चाहिए। टेलीफोन की कनेक्टिविटी भी 100% लोगों को उपलब्ध कराई जाए, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी भी 100% लोगों को उपलब्ध कराई जाए और साथ ही जो एडिशनल हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, यानी कि रहवास की सुविधा आम गरीबों को मिल पाए,
ऐसी भी प्रावधान इस सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के मद में किया गया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी लगभग 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। साथ ही जो अर्बन रिन्यूअल मिशन है उसके तहत भी इस देश के लगभग 63 नगरों का चयन किया गया है ताकि उनका उन्नयन और विकास हो सके। जहां तक गवर्नेंस को और अच्छा करने की दृष्टि से एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का गठन किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस सदन और उस सदन के द्वारा पास किया गया ताकि आम लोगों को वो इंफॉर्मेशन जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं, राज्य सरकार से संबंधित हैं, लोकल बॉडीज से संबंधित हैं, वो सारी इंफॉर्मेशंस उन लोगों को उपलब्ध कराई जा सकें। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी काफ़ी कारगर कदम उठाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसके अतिरिक्त जो विदेश नीति है जिसके अंतर्गत हमारे पाकिस्तान और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे संबंध कैसे सुदृढ़ हों, इस बात पर भी बहुत गौर किया गया। जो हमारे ऐसे राज्य हैं जहां आतंकवादी गतिविधियां हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए वार्तालाप के जरिए कोई निदान निकालने की कोशिश की जा रही है जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में भी वार्तालाप जारी है। ये सारी वो बातें हैं मान्यवर जिनका मैंने उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी महत्वपूर्ण बिल इस सरकार के कार्यकाल में पास हुए हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट बिल है। इसके अतिरिक्त और भी जो बिल हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बिल हैं, जिनका जिक्र कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किया गया था, उनका यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जो वादे हमने किए थे उन वादों की पूर्ति की दिशा में हमने कदम उठाए हैं। जैसा कि एक शायर ने कहा है कि तेरे वादे पे जिए हम तो यूँ जान झूठ जाना, ये खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। इस सरकार पर एतबार है लोगों को। इस सरकार इस कांग्रेस पार्टी का पर जिसका नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी कर रही हैं, यह सरकार जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, उन पर लोगों को विश्वास है। इसलिए इस सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मान्यवर, कुछ बातें और उठाई गई, उनका मैं जिक्र करना यहाँ आवश्यक समझूंगा। कुछ बातें पहले उठाई जाती थी बोफोर्स के संबंध में। मैं मान्यवर, जब तक हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी जिंदा थे उस समय कुछ यह कहा जाता था कि बोफोर्स के मामले में कहीं ना कहीं उनका हाथ है। लेकिन उन्होंने जो 6 अगस्त 1987 को इसी सदन में चर्चा के दौरान बहुत स्पष्ट शब्दों के साथ ये कहा था, मैं उसका उल्लेख आपकी अनुमति से करना चाहूँगा कि आई कैटेगोरिकली डिक्लेयर इन दिस highest forum of India's democracy that neither I nor any members of my family have received any consideration in these transactions. That is the truth. और आगे उन्होंने कहा, I have repeatedly stated in both houses that if inquiries establish that any person has been guilty of receiving illegal payment, the strongest action under the law will be taken. यह कथन हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी का इस सदन में 6 अगस्त 1987 को था। मान्यवर, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने उस समय भी इस बात पर जोर दिया था, यदि बोफोर्स के मामले में कोई भी इन्वॉल्व है तो कानूनन उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। आज यह सरकार उनके उन शब्दों का अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। मैं इस बात को एक दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ। मान्यवर, 3 बातों का उल्लेख किया गया है। जब तक राजीव गांधी जी जिंदा थे, लोग कहते थे राजीव गांधी जी इन्वॉल्व है। जब एनडीए का कार्यकाल आया मान्यवर, तो फरवरी 2004 में दिल्ली के हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपना निर्णय सुनाया, जिसमें यह कहा कि शक की सुई तक उनके ऊपर नहीं जाती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो इन्वॉल्व नहीं है। वह जो निर्णय था वो एनडीए के कार्यकाल में दिल्ली हाई कोर्ट के समय लिया गया निर्णय था। उस समय तक, जब तक राजीव जी जीवित थे, उनका उल्लेख होता था। जब वो नहीं रहे, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अब बात कॉन्ट्रोवर्सी की आ रही है। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यह सरकार कॉन्ट्रोवर्सी हो या कोई भी हो, अगर कानून की दृष्टि से
वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी हालत में जिम्मेदार होगा तो यह सरकार कठोर से कठोर कार्यवाही करेगी, उसमें नहीं हिचकिचाएगी। मान्यवर, मुझे आप कंप्लीट कर लें, मुझे आप कंप्लीट सर, आई एम नॉट यील्डिंग, सर आई एम नॉट यील्डिंग, मुझे अपनी बात कहने दें। Nothing will be recorded. Don't record anything there. Yes, you go on. अब चलिए। मान्यवर, Please. I am not yielding. I am not yielding. This is unfair. This is very unfair. Now बैठिए खारवेला जी बैठ जाए। नहीं, nothing will be recorded. Yes. आ रहा हूँ, I am coming to that point. छोड़िए। जरा संयम आप बैठ जाइए। संयम बरतिए। अरे उनका मौका दीजिए, बोलने के मौका दीजिए, ये सही बात नहीं। Leader of opposition was given full hearing. Yes. मान्यवर, यह बात कही गई कि वो कौन सी परिस्थितियों का निर्मित हुई। मान्यवर, आपको मिस्टर खारवेला स्वयं, प्लीज लिसन टू मी। संयम बरतिए, हिम्मत रखिए हमारी बात भी सुनने की। सुनिए, इट्स ए वेरी अनफेयर। यू प्लीज आस्क योर डेप्यूटी लीडर मिस्टर मल्होत्रा। You ask Mr. Malhotra, he himself said Mr. Pachauri can intervene. No. You talk to your leader. Find out from Mr. Malhotra. I want to put it on record. That Mr. Malhotra himself requested me, if at all Mr. Pachauri can intervene in the debate for motion on thanks, but the ultimate reply he should not give a statement only on Kottarachi issue. And he is making intervention in the motion of thanks. मान्यवर, it is, I am putting on record. I have put it on record. You ask your leader. I have put it on record what Mr. Malhotra told me. एक तरफा थोड़ी भी हो जाएगा, हमारी बात भी सुनने की हिम्मत रखिए। Continue. You continue, please. सर, मुख्यतः 3 बातों का उल्लेख किया जाता है। अब सुनिए। पहली बात यह है कि वो कौन सी परिस्थितियां थी। You listen to him. वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके तहत कोटरोची का अकाउंट फ्रीज किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि कोटरोची का अकाउंट फ्रीज 25 जुलाई 2003 को किया गया था। इस आशंका के आधार पर किया गया था कि क्या वहां जो पैसा लंदन में जमा किया गया है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वह बोफोर्स पे ऑफ का पैसा है। यह संभावना व्यक्त की गई थी। शंका के आधार पर एक टेम्परेरी रेस्ट्रेंट ऑर्डर था। मैं इस बात को जोर देकर कहूंगा, यह रेस्ट्रेंट ऑर्डर जो 25 जुलाई 2003 को लंदन हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था, यह टेम्परेरी इन नेचर था, यह कोई परमानेंट नहीं था। मान्यवर, उसके बाद लगातार सीबीआई और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस आपस में संपर्क में रही और बार बार क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यह जानना चाहिए सीबीआई के द्वारा कि क्या कोई ऐसे तथ्य सीबीआई के पास मौजूद हैं जिससे यह साबित हो सके कि यह जो पैसा लंदन में कोटरोची के अकाउंट में जमा है, जिससे यह लिंक साबित हो सके कि वह बोफोर्स पे ऑफ का पैसा है। मान्यवर, मैं अपने कार्यकाल का उल्लेख नहीं करना चाहता। इस कार्यकाल में 16 जनवरी 2006 को सीबीआई ने क्या कहा वो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो एनडीए के कार्यकाल में खुद What is this? एनडीए के कार्यकाल में खुद अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल, मान्यवर, अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल, अरे ये सुन, अब लोग लीडर्स है, आप भी नहीं सुनेंगे तो कैसे? 4 फरवरी 2004 को, not fair, 4 फरवरी 2004 को जस्टिस कपूर ने जब अपना फैसला सुनाया तो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया। 4 फरवरी 2004 कौन सत्ता में था? उस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो उस समय कोर्ट में अपीयर हुए, उनका उल्लेख करते हुए जस्टिस कपूर ने यह कहा है अपने जजमेंट में, इवन टू द पॉइंटेड क्वेरी मेड बाय दिस कोर्ट एज टू एविडेंस शोइंग द रिसीप्ट ऑफ ब्राइब मनी इफ एनी बाय द पब्लिक सर्वेंट्स either themselves or through the agent, namely Hindujaz, Kottarachi and Wing Chadda, Mr. Mukul Rohatgi, learned additional Solicitor General of India,
appearing for CBI candidly and fairly said that till date there was none. उस समय जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए क्या बात कर रहे हैं? डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग. नो, डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग. अब चलिए, प्लीज कंटिन्यू. सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं किसी की पैरवी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं, बात कर रहे हैं आप? मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं. What are you talking? You can't disturb like this. You can't disturb like this. मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं. क्या बात है? मान्यवर, you have no patience to hear. No. You made allegations, and the government will have no right to reply. मान्यवर, serious allegations were made. Very well, do it at a proper time. सर मैं ये कहना चाहता हूं. No, sorry. यूपीए सरकार की, यूपीए सरकार की जो यूपीए सरकार की जो कॉटरोची के खिलाफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और जो क्रिमिनल पेंडिंग ट्रायल है, उसमें कोई भूमिका नहीं. आप लोग चुप कीजिए ना. Your minister speech, the honorable minister is reply. Yes, go on. आप लोग चुप बैठिए, बैठ जाइए. ये हैबिट हो गया साहब. यस, बोलिए. मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार की जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन कॉटरोची के खिलाफ चल रहा है और जो पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में है, उसके मामले में कोई भूमिका नहीं है. मान्यवर, लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा है, लोगों को भ्रांति हो रही है. भ्रांति ये हो रही है कि शायद कोर्ट. अरे आप लोग चुप कीजिए ना. Mr. Kurup, don't reply to that. Nothing will be recorded. If any member speaks without my permission, it will not be recorded. Yes. I'll come to that point. He has not yielded, Mr. Kurup. Not be recorded. सर, मैं आपके जरिए माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा, इनके दिमाग में जो भी पॉइंट्स हैं, जो क्वेरी करना चाहें, मैं उसका जवाब देने के लिए यहाँ तैयार हूं, लेकिन मुझे अवसर दें. ठीक है, अब चलिए. मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि there are methods of putting question. Unless the honorable speaker, the member speaking, unless he yields, or you take the permission of the chair, you can't go on regulating the affairs yourself. Yes. Sir, मुझे लग रहा है. Therefore what? Therefore I should get away now. Then, therefore you can put any question anytime, Mr. Kurup. सर मुझे. Yes. Sir. Will you sit down now? Will you take your seat now? Yes. If you keep quiet, but you are not listening to me, how do you expect me to listen to you? Yes. सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मन में शंका ये है कि कॉटरोची के खिलाफ जो केस है वह खत्म हो गया है. कॉटरोची के खिलाफ जो केस है वह ट्रायल कोर्ट में अभी लंबित है, जिसकी डेट 31 मार्च 2006 है. एक मामला वह केस से संबंधित है, दूसरा मामला कॉटरोची के अकाउंट से संबंधित है मामला, और उसके मामले में सर PIL दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी जो अगली तारीख है वह 21 अगस्त 2006 तय की गई. यद्यपि ये मैटर सब जुडिस है, क्योंकि सब जुडिस जो अकॉर्डिंग टू कॉल एंड शक्दर पेज 1069, सब जुडिस मैटर वह होता है जिसमें रिट पिटीशन एडमिटेड हो जाए या जिस पर चार्जशीट फाइल हो जाए. लेकिन फिर भी मैं आपकी अनुमति से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि जो दो अकाउंट कॉटरोची के टेम्परेरी जो फ्रीज हुए थे लंदन में 25 जुलाई 2003 को, वह लंदन हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुए थे. और मान्यवर,
ये जो 2 अकाउंट्स के संबंध में बारंबार क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के लोगों ने सीबीआई से ये पूछा कि यदि आज की तारीख तक आपके पास कोई साक्ष्य ऐसे मिल गए हों जिससे यह लिंक साबित हो सके कि यह पैसा बुफोर्स पे ऑफ का है जो वहां ट्रांसफर हुआ है, तो उसकी आप जानकारी दें। इस संबंध में समय समय पर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस और सीबीआई के ऑफिशियल्स की आपस में बातचीत हुई, ईमेल हुए, टेलीफोन पे चर्चा हुई और जो मान्यवर जो सीबीआई ने समय समय पर वहां इतला दी, उसके संबंध में चूंकि मैटर सब जुडिस है, बहुत ज्यादा तो मैं डिटेल्स में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सीबीआई ने 16 You need not reply to that. No. सर ये Please go on. सर राष्ट्रपति का भाषण नहीं है, दूसरा भाषण हो रहा है। What is happening? सर क्राउन What is happening? I सर don't क्राउन know. प्रोसिक्यूशन What सर्विस is ने happening? You don't know. बारंबार सीबीआई से ये पूछा क्या सीबीआई के पास कोई आधार You है have not kept your word. इसके आधार पर जो फ्रीजिंग ऑर्डर जारी हुआ है उसकी कंटिन्यूटी हो सके। So unfortunate. सीबीआई ने सर इस सीबीआई ने तब यह कहा कि अभी तक सीबीआई कोई ऐसे साक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है जिससे यह कनेक्टिविटी जाहिर हो सके। मान्यवर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने आगे यह भी सीबीआई से बारंबार कहा कि यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाया है कर पाए हैं तो यह क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की ड्यूटी होगी कि वह कोर्ट में जाए और कहे कि यह यूके लॉ के आधार पर ज्यादा दिन रेस्ट्रेंट ऑर्डर जो टेम्पररी इन नेचर था उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखी जाए। मान्यवर इस मामले से संबंधित कुछ और भी जानकारी उन्होंने चाही थी जो लीगल इश्यूज से रिलेटेड थे। वो लीगल इश्यूज क्या थे? जो फरवरी 2004 का दिल्ली हाई कोर्ट का जस्टिस कपूर का निर्णय था, जो 31 मई 2005 का जस्टिस सोडी का निर्णय था, उसके जो लीगल इश्यूज थे उसके क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी भी जानकारी उन्हें देना थी। जो एप्लीकेबिलिटी थी जो सेक्शन 82, 83 और 105 की उसकी जानकारी देनी थी। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस्टर दत्ता और मिस्टर पाठक के लीगल ओपिनियन टाइम टू टाइम लिए गए थे उनकी जानकारी देनी थी। तो ये सारे जो लीगल इश्यूज थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि एक लॉ ऑफिसर को वहां भेजा जाए। जहां तक लॉ ऑफिसर को भेजने का प्रश्न है, Don't write. Don't record. Don't record anything. कौन सी तारीख को लिखा? आप बोलिए ना. कौन सी तारीख? Don't respond to that. Don't respond to that. You go on. सर सीबीआई ने इस Nothing चीज will be को recorded. सर सीबीआई ने इस चीज को 16 Only Mr. Pachori. जनवरी 2006 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया कि जो लॉ ऑफिसर लंदन गया वो सीबीआई की ब्रीफिंग के बाद सीबीआई के अनुरोध पर गया और उसमें क्राउन प्रोसिक्यूशन के साथ उन्होंने जो चर्चा की और जो Don't respond to them. You carry on, Mr. Pachori. You carry on. उसमें उन्होंने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को यह कहा कि सीबीआई के पास अभी तक कोई तथ्य नहीं मिल पाए हैं, इसलिए यह जानकारी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को सीबीआई ने उपलब्ध कराई। मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने लॉ ऑफिसर के विजिट की बात कही, लॉ ऑफिसर मान्यवर इसी केस के संबंध में पहली बार नहीं गए। मिस्टर अरुण जेटली पहले गए, मिस्टर सोली सौरभ जी पहले गए, और अगर आप कहें तो मैं वो पूरा ब्यौरा इस सदन के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। कब कब इस केस के संबंध में लॉ ऑफिसर विदेश यात्रा कर चुके हैं। तो लॉ ऑफिसर को भेजने का जो प्रस्ताव होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल के बाद होता है। यह पहली बार नहीं है कि लॉ ऑफिसर वहां गए। जहां तक सीबीआई से संपर्क में रहने की बात है, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस और सीबीआई निरंतर इसमें संपर्क में थी और ऐसी कोई बात नहीं हो पाई है जिससे यह कहा जा सके कि सीबीआई को इस मामले में अंधेरे में रखा गया है। मान्यवर, एक मामला रेड कॉर्नर नोटिस से संबंधित हो रहा है। मान्यवर,
रेड कॉर्नर नोटिस जो कोटरोची के संबंध में जारी हुआ है, वह रेड कॉर्नर नोटिस दरअसल इंटरपोल के द्वारा जारी किया गया था और इसका उद्देश्य यह था कि जो कथित आरोपी है उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस बात के लिए बाध्य करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इसका संबंध कहीं भी कोटरोची के अकाउंट्स के फ्रीजिंग और डिफ्रीजिंग से नहीं। इसके साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं मान्यवर कि जो अकाउंट फ्रीजिंग करने का निर्णय था, अकाउंट डिफ्रीजिंग करने का निर्णय था, वह निर्णय विशुद्ध सीबीआई का निर्णय था। यूपीए की सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं था। एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि जो एसएलपी दाखिल करने की बात है, एसएलपी दाखिल दो मुद्दों पे बात आई कि जो फरवरी 2004 का दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी क्यों दाखिल नहीं की गई। फरवरी 2004 में सत्ता में कौन था? एनडीए की सरकार थी। हम सत्ता में कब आए? फरवरी से मई, उस बीच में इन्होंने एसएलपी क्यों दाखिल नहीं की। दूसरी बात, मई 2005 का जो निर्णय था, जो उसमें लीगल ओपिनियन लेने के बाद जो एक विधि सम्मत व्यवस्था होती है, लीगल ओपिनियंस लेने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इन केसेस में एसएलपी फाइल करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। तो मान्यवर, जहां तक इस सरकार का प्रश्न है, यह सरकार भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कटिबद्ध है। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे वो हुडको स्कैम में हो, चाहे वो डीडीए स्कैम में हो, चाहे वो डिफेंस की डील्स के संबंध में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। और यदि इस मामले में भी कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाएगा तो मैं इस सदन में इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और यह मैं अपने दिवंगत नेता राजीव गांधी के कथन को स्मरण करते हुए कहना चाहता हूं कि यह सरकार उसे भी नहीं बख्शेगी। लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण कब तक होगा, यह आज विचार करने का प्रश्न है। कितने दिनों तक उन लोगों के नाम लिए जाएंगे जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे संबंध नहीं रहा है। मैं कहना चाहता हूं, यदि एनडीए के साथियों के पास ये सरकार में रहे, उस समय अगर इनके पास कोई साक्ष्य होते तो उस समय ये कार्रवाई कर सकते थे। उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं? मान्यवर, मलेशिया में जो एक्सट्रेडिशन ऑर्डर के मामले में बात आई, वह मार्च 2004 में जो एक्सट्रेडिशन ऑर्डर इन्होंने जारी किया था, मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और यह कहा था कि कोटरोची पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो वैग एलिगेशन है। वो यूपीए के कार्यकाल में मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं था, वो एनडीए के कार्यकाल में लिया गया निर्णय। ये मान्यवर, ऐसी अनेक बातें मैं चाहूंगा मान्यवर, मैं आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। You don't respond, that is not recorded. आप बोलते रहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके मामले में हम लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। जो रास्ता है लीजिए। कुछ मुद्दे और प्रकरण ऐसे रहते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत भावुक हुआ करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, यह मामला बहुत सेंसिटिव मामला है। यह मामला आप सीबीआई पर विश्वास करते हुए आप सीबीआई के भरोसे छोड़िए, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। इसी सदन में हमने यह विनीत नारायण के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद हमने यह व्यवस्था कायम की है कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के मैटर में सरकार किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं उसको दोहराना चाहता हूं, चाहे यह मैटर हो या दूसरा प्रकरण हो, सरकार सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के मैटर में किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। और वहीं मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सर, अभी तक इस मामले में एक तरफा लोगों का पक्ष आ रहा था। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट सेंसिटिव होते हैं, उनके संबंध में सरकार अपनी प्रतिक्रिया जब व्यक्त कर पाती है जब उसको अवसर मिलता है। यद्यपि ये सब जुडिस इशू है, रूल और प्रेसिडेंट ये हैं कि इन पर डिस्कशन ना हो, लेकिन मान्यवर फिर भी मैं इस पर अपना मंतव्य देने के लिए तैयार हूं, ताकि मुझे अवसर मिल सके कि जो समय समय पर ये भ्रांति पिछले अनेक वर्षों से इस इश्यू को लेकर
फैलाते रहे हैं और क्या हालत उन्होंने इस केस की कर दी है, उसके बारे में मैं विस्तार से, अगर यह सदन इजाजत देगा तो मैं वो सारे, माननीय सदस्य ने कहा है, मैं वो सारे तथ्य सदन के सामने न केवल रखने के लिए तैयार हूं, बल्कि उससे संबंधित दस्तावेज भी मैं सदन में रखने के लिए तैयार हूं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां निर्मित हुई जिसके तहत कॉलम 2 में आपने दिवंगत नेता राजीव गांधी जी का नाम रखा। आखिर उसमें किसकी एडवाइस थी जिस एडवाइस के तहत दिवंगत नेता राजीव गांधी जी का नाम बोफोर्स की चार्जशीट में कॉलम 2 में रखा गया। मैं जानना चाहता हूं किसकी एडवाइस थी, और यदि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स एनडीए की नॉलेज में हो तो वो बताएं, वरना मैं जिस समय इस सदन में विस्तार से बहस होगी मैं बताऊंगा।